ये देशों ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई है, तो इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया भारत में ईवीएम लाने का, और इस तरह इंदिरा ने ईवीएम लाने के लिए रास्ता आसान किया। और अगस्त 79 को लोकसभा में ये बिल पारित किया इंदिरा ने, और 16 सितंबर 79 को राज्यसभा में पारित किया, और उसमें लिखा कि बैलेट के बजाय अब ईवीएम ऐसा पढ़ा जाएगा, और यहाँ से आगे भारत का जो चुनाव होगा वो ईवीएम द्वारा होगा। हम लोग बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम का फायदा ले रही है, ईवीएम की नाजायज पैदाइश है, घोटाला करके चुनकर आई है, लेकिन ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया है। अब फायदा बीजेपी ले रही है वो अलग बात है, लेकिन ईवीएम लाने का काम कांग्रेस ने किया है, खासकर इंदिरा गांधी ने किया है। इसके बाद 1982 को और एक दूसरा शिष्टमंडल इटली भेजा, जिसमें राजीव गांधी को भी भेजा था, और फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की वजह से, और फिर राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री बना, और फिर राजीव गांधी के काल में फिर से एक बार ये प्रस्ताव आया। प्रस्ताव रखना, तो ईवीएम का प्रस्ताव जिस आदमी ने रखा उस आदमी का नाम है अभिषेक मनु संघवी। प्रस्ताव का क्रमांक है 422/84, मतलब 84 साल में 422 नाम का प्रस्ताव है। इस ईवीएम के प्रस्ताव को पहला अनुमोदन दिया अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी, और ईवीएम के प्रस्ताव को दूसरा अनुमोदन दिया प्रकाश करात सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी और सीपीआई ब्राह्मणों की पार्टी, ये तीन ब्राह्मणों की पार्टी ने मिलकर ईवीएम भारत में लाया, क्योंकि कांशीराम जी ने एक ब्राह्मणेतर पार्टी का निर्माण किया था। कांशीराम और बीएसपी को रोकने के लिए और आपके वोट हथियाने के लिए, आपके वोट की लूट करने के लिए, आपके वोट चोरी करने के लिए कांग्रेस ने ईवीएम भारत में लाया। वीपी सिंह ने इसका विरोध किया, राष्ट्रपति को और चुनाव आयोग को लिखित लेटर लिखकर वीपी सिंह ने विरोध किया, लेकिन वीपी सिंह की बात नहीं मानी। फिर 24 सितंबर 1985 को यह बिल राज्यसभा में मंजूर हुआ, और 24 सितंबर 1985 को मंजूर होने के बाद 2 जनवरी 1986 को राष्ट्रपति ज्ञानी झैल सिंह ने इस पर साइन किया, और ये बिल आया। मतलब ये बिल भारत में लाने के लिए, ईवीएम भारत में लाने के लिए सबसे ज़्यादा हाथ और सबसे ज़्यादा अगर काम किसने किया है वो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम लाया है। इसलिए आज की तारीख में कांग्रेस के लोग ईवीएम के विरोध में कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते। अगर दूसरे कांग्रेस के लोग बोलते भी हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कभी भी ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पूर्वजों ने ईवीएम को भारत में लाया है। हमारा सत्यानाश जिस कारण हुआ है वह कारण हम लोगों को पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम फिर फंसने की आशा है, फिर हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है, फिर हमारे साथ चीटिंग हो सकती है, फिर हमारा इस्तेमाल हो सकता है। दोबारा हमारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दोबारा हमारे साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, दोबारा हमारा विश्वासघात नहीं होना चाहिए। इसलिए ईवीएम की पूरी जानकारी हमारे लोगों को होनी चाहिए। फिर ईवीएम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कंपनी है ECIL। ECIL का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर ईवीएम मशीन बनाए 2003 में। 2003 के पहले 89 में ईवीएम मशीन का पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है नमूना के तौर पर राजीव गांधी के काल में इस मशीन का उपयोग किया। फिर ये मशीन 2003 को इन कंपनियों ने कांग्रेस को दी, और फिर कांग्रेस ने 2004 के चुनाव में इसका उपयोग किया, फिर 2009 के चुनाव में इसका उपयोग किया। घोटाला करके वो चुनकर आए, और उनकी बारी खत्म होने के बाद 2014 में बीजेपी ने घोटाला किया, और 2019 में बीजेपी ने घोटाला किया। ये बैकग्राउंड है। अब ये बैकग्राउंड के पीछे, ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि बहुत सारे लोगों को ईवीएम का जो जन्म कहानी है
उसकी जो कुंडली है, जो ब्राह्मण बनाता है, कुंडली केवल ब्राह्मणों के पास होती है ऐसा उनको लगता है, लेकिन उनके काले कर्मों की कुंडली वामन मेश्राम साहब के पास भी होती है। ये कुंडली है उनकी। तो ये कुंडली हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। हमारी कुंडली उनके पास है और उनकी कुंडली मेश्राम साहब के पास है। वैसे भी भगवान बहुत चालाक है, खुद कुंडली बनाता है, दोष खुद दिखाता है, उपाय खुद बताता है, खुद कुंडली बनाता है, खुद कुंडली समझाता है, दोष भी खुद ही दिखाता है और वो उपाय भी बताता है। मतलब ये उसका धंधा है साथियों। वामन होशियार नहीं है, आपके अज्ञान का वो फायदा लेता है। हमारा अज्ञान ही उसकी ताकत है, वामन होशियार नहीं है, हमारा अज्ञान उसकी ताकत है। वो होशियार नहीं है, चालाक है, षड्यंत्रकारी है। तो ये जो ईवीएम का घोटाला हुआ साथियों, पहले 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 में कांग्रेस ने घोटाला किया, और 2009 में जब बीजेपी वालों के ध्यान में आया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के ध्यान में आया, जीवीएल नरसिंह राव के ध्यान में आया और चंद्रबाबू नायडू के ध्यान में आया कि इन्होंने घोटाला किया, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे बीजेपी के, और कांग्रेस ने घोटाला करने की वजह से वो हार गए। तो ये 4 लोग इकट्ठा आए। नंबर 1 लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी, नंबर 2 चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी, नंबर 3 डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी। वो जनता पार्टी का अकेला ही आदमी है, दूसरा कोई कार्यकर्ता भी नहीं, पदाधिकारी भी नहीं, अकेला आदमी, अकेले आदमी की पार्टी है जनता पार्टी। और 4 नंबर का आदमी है जीवीएल नरसिंह राव, वो पत्रकार है। ये जीवीएल नरसिंह राव कहाँ का है? वो आंध्र प्रदेश का ब्राह्मण है। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहाँ का है? ये तमिलनाडु का ब्राह्मण है। तो ये 4 लोग इकट्ठा आए और 4 लोग दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए। जब दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इनका केस रिजेक्ट किया। तो 4 लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के पहले एक घटना घटित हुई। बहुत गुस्सा आया था जीवीएल नरसिंह राव को, बहुत गुस्सा आया था आडवाणी को, बहुत गुस्सा आया था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को और चंद्रबाबू नायडू को। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि कांग्रेस के खिलाफ देश भर में वातावरण बनाने का। जब यह केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस कांग्रेस को सोनिया गांधी को दी। तो सोनिया गांधी को बहुत डर लगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इस चुनाव के खिलाफ था, इस चुनाव के खिलाफ अगर निर्णय लेती है, जजमेंट देती है, तो क्या होगा? ईवीएम में घोटाला होता है ऐसा जजमेंट देती है सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, तो क्या होगा? तो 2009 का चुनाव असंवैधानिक घोषित होगा, 2004 का चुनाव असंवैधानिक घोषित होगा, और 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक 10 साल में कांग्रेस ने जो भी निर्णय लिए हैं सभी असंवैधानिक घोषित होंगे, और दुनिया में उनकी छीतू होगी, दुनिया में बदनामी होगी। ये बदनामी नहीं होनी चाहिए, छीतू नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस की इज्जत नहीं जानी चाहिए, वो जो निर्णय लिए वो कायम रहने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? सोनिया गांधी ने क्या सोचा कि हम जीवीएल नरसिंह राव को चुप करा सकते हैं, हम जीवीएल नरसिंह राव को चुप करा सकते हैं, हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को भी चुप करा सकते हैं, हम चंद्रबाबू नायडू को भी मैनेज करा सकते हैं, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी को चुप कराना, मैनेज कराना हमारे बस की बात नहीं है। और जब तक लालकृष्ण आडवाणी चुप नहीं होगा ये मामला सेटल नहीं होगा। जब तक ये मामला सेटल नहीं होगा तब तक हमारे सर पर तलवार टंगती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट देता है कि ईवीएम में घोटाला होता है तो 2004 और 2009 का चुनाव असंवैधानिक घोषित होगा, और उसी दौरान जो भी राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णय लिए हैं वो सारे निर्णय रद्द हो जाएंगे और पूरे भारत में कांग्रेस की इज्जत चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सोनिया गांधी ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि लालकृष्ण आडवाणी को केवल एक ही आदमी रोक सकता है, एक ही आदमी चुप करा सकता है, एक ही आदमी मैनेज करा सकता है, उसका नाम है मोहन भागवत। तो सोनिया गांधी मोहन भागवत के पास गई और मोहन भागवत को ये सारी कहानी बताई, क्योंकि जीवीएल नरसिंह राव, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, चंद्रबाबू नायडू और लालकृष्ण आडवाणी, इन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए थे ईवीएम के विरोध में, एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट में दी थी और एक कॉपी मोहन भागवत को दी थी। मतलब ये सारे सबूत मोहन भागवत के पास थे।
तो सोनिया गांधी को पता चला कि मोहन भागवत को सब मालूम है। तो सोनिया गांधी मोहन भागवत को बोली, देखो हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को चुप करा सकते हैं, जीवीएल नरसिंह राव को चुप करा सकते हैं, और चंद्रबाबू नायडू को भी मैनेज करा सकते हैं, लेकिन आडवाणी को हम चुप नहीं करा सकते। और आडवाणी अगर रथ यात्रा निकालेगा, उसको यात्रा निकालने का बड़ा शौक है, और पूरे भारत में ईवीएम के घोटाले में बताएगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तो मोहन भागवत ने सोनिया गांधी से पूछा, आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो? आप मुझसे क्या उम्मीद करती हो? हमारे हक अधिकार के संबंध में क्या षड्यंत्र हो रहे हैं, वो आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सोनिया गांधी ने कहा, आप आडवाणी को चुप करा। तो मोहन भागवत बोले, ठीक है मैं चुप कराता हूं, ओके, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा होगा? तो सोनिया गांधी ने कहा, ऐसा करो 2004 का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीत लो। आप 2004 का चुनाव ईवीएम में घोटाला करके जीत लो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे, आप जीत लो। फिर मोहन भागवत ने कहा, सोनिया गांधी जी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नाइंसाफी है, ये गलत है? बोले कैसे? आपने कितनी बार घोटाला किया? तो सोनिया गांधी ने कहा 2 बार किया, एक 2004 में, एक 2009 में, और आप कह रहे कि आप केवल 14 में करो, मतलब ये नाइंसाफी नहीं? हमारे हक का अधिकार के संबंध में क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, और ये बात मेश्राम साहब पूरे देश में डंके की चोट पर जाहिर कह रहे हैं, ये जाहिर मंच है, और अभी तक हमारे ऊपर कोई केस नहीं हुई है, इसका मतलब ये सही है। ऐसे हवा में बातें नहीं होती, सबूत के साथ बातें होती है, कोर्ट के जजमेंट के साथ बातें होती है। तो फिर सोनिया गांधी ने कहा, अच्छा आप भी ऐसा करो, 2014 और 2019 का दोनों चुनाव आप ईवीएम के घोटाले से जीत। 2014 से आज तक के सभी भाषण मेश्राम साहब के सुन लेना। उस भाषण में साहब ने कहा है कि 2019 का चुनाव भाजपा ईवीएम का घोटाला करके जीतेगी, जीत गई। ये बताने के लिए किसी दूसरे भविष्यवेत्ता की जरूरत नहीं होती, जीत गई। जब ऐसा इनका सेटलमेंट हुआ, सोनिया गांधी का और मोहन भागवत का, मतलब कांग्रेस और आरएसएस का इनटू ब्रैकेट बीजेपी का सेटलमेंट हुआ, और सेटलमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को जानकारी दी कि हमारा सेटलमेंट हो गया है, आप जजमेंट दे सकते हो। क्या चल रहा है? तो फिर इनका सेटलमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। जजमेंट मेरे पास है, आप देख सकते हो, गूगल पर भी है, आप सर्च करके देख सकते हो। उसमें लिखा सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जज का नाम है पी सथा शिवम। क्या जजमेंट दिया? जजमेंट ये दिया साथियों कि केवल मात्र ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? केवल ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, फ्री, मुक्त, फेयर, निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ईवीएम में घोटाला होता है। ऐसा कौन कहता है? डीआर ओहल नहीं कह रहे हैं, वामन मेश्राम नहीं कह रहे हैं, बामसेप वाले नहीं कह रहे हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद वाले नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है। क्या कहता है? ईवीएम में घोटाला होता है। मगर उन्होंने क्या करना चाहिए था? जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई, इटली के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर पाबंदी लगाई, जर्मन और इटली के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम असंवैधानिक है घोषित किया। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संवैधानिक नहीं कह सकता, उसको संवैधानिक नहीं कह सकता। इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया। क्या रास्ता बनाया? घोटाला होता है मगर पकड़ने के लिए मशीन रखेंगे। ईवीएम में घोटाला होता है मगर पकड़ने के लिए मशीन, दूसरी मशीन रखेंगे। चालाकी, सुप्रीम कोर्ट की चालाकी। मतलब उन्होंने कबूल किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि ईवीएम में घोटाला होता है। तो जैसे जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने और इटली के सुप्रीम कोर्ट ने, नीदरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने, फिनलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नकारा ईवीएम को, वैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी नकारना चाहिए था।
मगर ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस षड्यंत्र में जैसे कांग्रेस शामिल है, वैसे बीजेपी शामिल है, वैसे सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। और इनका सेटलमेंट होने के बाद उन्होंने निर्णय दिया कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मगर ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करने के लिए वीवीपीएटी मतलब पेपर ट्रेल मशीन लगानी चाहिए। यह है निर्णय, सबसे बड़ा निर्णय, माइलस्टोन निर्णय, ग्रैंड जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट, टाइम मार्क जजमेंट। अभी भारत के लोगों को पूछो, ये 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है, क्या हमारे लोगों को इसकी जानकारी है? आदिवासी लोगों को छोड़ो, अनपढ़ लोगों को छोड़ो, गवार लोगों को छोड़ो, आदिवासी में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पूछो क्या इसकी जानकारी है? आदिवासी के पढ़े लिखे छोड़ो, एससी या ओबीसी इनके पढ़े लिखे लोगों को पूछो, एससी एसटी ओबीसी के पढ़े लिखे लोगों को पूछो, जानकारी नहीं। अभी जानकारी ही नहीं है तो उसका विश्लेषण कैसे करोगे? विश्लेषण नहीं करोगे तो निर्णय निष्कर्ष कैसे निकालोगे? निष्कर्ष नहीं निकालोगे तो निर्णय कैसे लोगे? और निर्णय नहीं लोगे तो शासक कैसे बनोगे? और शासक नहीं बनोगे तो अपने भविष्य का फैसला कैसे करोगे? अगर आप अपने भविष्य का फैसला करना चाहते हो तो शासक बनना होगा। शासक बनना चाहते हो तो निष्कर्ष निकालना हो, निर्णय लेना होगा। निर्णय लेना चाहते हो तो निष्कर्ष निकालना होगा। निष्कर्ष निकालना चाहते हो तो विश्लेषण करना होगा, और विश्लेषण करना चाहते हो तो जानकारी होनी चाहिए ना भाई। वकीलों को पता नहीं, भारत के वकील छोड़ो, हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के जज को पता नहीं निर्णय। आता सवाल है क्यों पता नहीं? सवाल है क्यों पता नहीं? क्योंकि ये खबर किसी भी अखबार में मीडिया ने छापी नहीं। ग्रैंड जजमेंट, टाइम मार्क जजमेंट, हिस्टोरिकल जजमेंट, लेकिन किसी भी अखबार में 5155 अखबार है भारत में, सभी के संपादक ब्राह्मण है, किसी अखबार में यह खबर नहीं आई। 3797 चैनल है भारत में, एक भी चैनल में यह खबर नहीं आई। रेडियो पर मन की बात आती है, ईवीएम की बात नहीं आई। टीवी पर सब कुछ दिखाते हैं, ईवीएम का फैसला नहीं दिखाया। अखबार में सब कुछ लिखते हैं, ईवीएम का फैसला नहीं लिखा। और मीडिया ने नहीं दिखाया, मीडिया ने नहीं लिखा, मीडिया ने नहीं बताया, इसलिए हमारे लोगों को पता ही नहीं चला। अगर निर्णय ही मालूम नहीं हमारे विरोध में हुआ है, फेवर में है, विरोध में है, उसका क्या करना है? तो ये जो सारी बातें हैं साथियों, ये निर्णय के पीछे की बातें हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, मतलब इसमें सत्ताधारी पार्टी शामिल है बीजेपी इस षड्यंत्र में, नंबर 2 विरोधी पार्टी शामिल है कांग्रेस, और नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट शामिल है जैसे निर्णय उनके अनुसार दिया, और नंबर 4 मीडिया शामिल है। ये खबर उन्होंने हम लोगों तक पहुंचाई नहीं। बाबा साहब ने लोकतंत्र के 4 पिलर किए हैं और चौथा पिलर मीडिया है। जो 3 पिलर आपसे बातें छुपाते हैं वो चौथे पिलर नहीं बतानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे? 97% मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है, 97। अब इतना बड़ा कार्यक्रम वाकुड़ा जिला में हो रहा है, हर खबर वाकुड़ा की आएगी, लेकिन ये नहीं आएगी। तो खबर ना देने की वजह से हमें